जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, एक बार फिर से 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट को लेकर भारत में चर्चा हो रही है, क्योंकि पहले F-35 को लेकर जो बातें सामने आ रही थी, अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि F-35 अगर लेंगे भी तो कई पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रैटेजिक सवाल यहाँ पर खड़े हो सकते हैं, जो कि हो भी रहे हैं। यही एक वजह है कि अब भारत के पास केवल और केवल एकमात्र ऑप्शन है Su-57, जिस पर दोबारा से बातचीत शुरू हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर असली कहानी जो है वो Su-57 की नहीं है। दरअसल Su-57 और भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, अगर इन दोनों को एक नेटवर्क में जोड़ दिया जाएगा तो जमीन पर मौजूद S-400 के रडार पहले ही दुश्मन की जानकारी फाइटर पायलट तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि Su-57 को अपना रडार लगातार ऑन रखने की जरूरत कम पड़ सकती है, जिससे कि उसकी स्टेल्थ क्षमता को बड़े फायदे मिल सकते हैं। इवन इसे ही कहते हैं नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, जहां फाइटर, रडार और मिसाइल सिस्टम एक साथ काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल भी खड़ा हो जाता है कि भाई अभी तक भारत ने Su-57 को खरीदने का कोई ऑफिशियल फैसला तो नहीं किया है। इवन कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स Su-57 के इंजन, उसकी स्टेल्थ क्षमता, प्रोडक्शन की स्पीड और रियल वॉर परफॉर्मेंस को लेकर सवाल करते रहे। इसके अलावा भारत के लिए इस फाइटर जेट की तकनीकी हस्तांतरण, लागत, रख रखाव, ये सब चैलेंजेस हैं, जिसका ऑब्वियस सी बात है असर हमारे स्वदेशी एमका पर पड़ सकता है। फिलहाल बातचीत तो चल रही है, लेकिन Su-57 प्लस S-400 किल चेन फिलहाल एक संभावित स्ट्रेटेजिक ऑप्शन हमारे लिए बन सकता है, लेकिन ये अभी कोई तय सौदा नहीं है। फिलहाल आपकी राय क्या है? Su-57 पर भारत को दाव लगाना चाहिए या फिर हमें सब कुछ भूल भाल करके एमका पर भरोसा करना चाहिए? लेकिन सवाल वही आता है हमारे दुश्मनों को लेकर। जहां पाकिस्तान कान फाइटर जेट को लेकर बात कर रहा है, J-35 को लेकर बात कर रहा है, तब चैलेंजेस और ज्यादा हो सकते हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं HAL ने कहा है कि तेजस मार्क 2 का पहला प्रोटोटाइप तेजी से तैयार हो रहा है और अगर सब कुछ प्लानिंग के अनुसार चलता है तो इसकी पहली उड़ान मार्च से जुलाई 2027 के बीच हो सकती है। तेजस मार्क 2 दोस्तों, आप सबको मालूम है कि तेजस मार्क 1A का केवल एक अपग्रेड नहीं है, बल्कि पूरी तरह ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा पावरफुल फाइटर है। इसमें F414 इंजन, उत्तम आइस रडार, 11 वेपन हार्ड पॉइंट्स, ज़्यादा फ्यूल क्षमता और लंबी मारक क्षमता होगी। इवन ये फाइटर जेट अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2, प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स और अन्य कई आधुनिक हथियार ले जाने में सक्षम होगा। भविष्य में ये जागुआर, मिराज 2000 और MiG-29 जैसे पुराने एयरक्राफ्ट्स की जगह लेने में महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। साथ ही तेजस मार्क 2 से डेवलप की गई कई तकनीकों को भारत अपने AIM फाइटर जेट में भी इस्तेमाल करेगा। भले ही दोस्तों यहाँ पर HAL जुलाई 2027 की तारीख को टारगेट विंडो कह रहा है, लेकिन इसे आप फाइनल तारीख नहीं समझ सकते, क्योंकि इससे पहले भी तय समय पर कोई चीज़ सामने नहीं आई है। क्योंकि फाइटर जेट के डेवलपमेंट में ग्राउंड टेस्ट भी करना पड़ता है, इंजन इंटीग्रेशन, सुरक्षा परीक्षण, इन सब में समय लग सकता है, जिससे कि ये जो टाइमलाइन है वो आगे भी खिसक सकती है। और ये फाइटर जेट यानी कि हमारा तेजस मार्क 2 भी अमेरिका के F414 इंजन पर निर्भर रहेगा। मतलब अगर अमेरिका ने इस इंजन की भी सप्लाई देरी से की तो फिर भी भारत का प्रोग्राम जो है ये वो ट्रैक से उतर सकता है। वहीं दोस्तों, HAL ने ये बात कंफर्म कर दी है कि 12 नए Su-30 MKI फाइटर जेट्स के निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है, जिनकी डिलीवरी फाइनेंशियल ईयर 2028 से 29 से शुरू हो सकती है। लेकिन इस बार नए फाइटर जेट्स नहीं बनेंगे, बल्कि इसमें भारतीय वायुसेना द्वारा तय किए गए कई स्वदेशी अपग्रेड्स भी शामिल होंगे। फिलहाल HAL ने पूरी लिस्ट सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें बेहतर एवियोनिक्स, मिशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता और भविष्य में भारतीय हथियारों के साथ बेहतर इंटीग्रेशन जैसी फैसिलिटीज होंगी। इवन ये नए Su-30 MKI भविष्य में होने वाले Su-30 सुपर अपग्रेड प्रोग्राम के साथ भी बेहतर तालमेल बनाएंगे, जिससे कि भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 2 और AMCA के पूरी तरह आने तक हैवी फाइटर क्षमता बनाए रखने में मदद मिल सकती है। वहीं दोस्तों, HAL और फ्रांस की कंपनी साफरन एयरक्राफ्ट इंजन्स ने एक लॉन्ग टर्म का समझौता किया। इस डील के तहत HAL CFM लीप जेट इंजन के लिए सुपर एलॉयड टर्बाइन रिंग फॉर्जिंग्स बनाएगा। ये पार्ट्स इंजन के सबसे गर्म और तेज घूमने वाले हिस्सों में लगाए जाते हैं और इंजन की परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, इवन सेफ्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बताया जा रहा है कि इनका निर्माण HAL के बेंगलुरु स्थित रिंग रोलिंग फैसिलिटी में किया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो ये लीप इंजन है उसका इस्तेमाल दुनिया भर में एयरबस A320 neo और बोइंग 737 मैक्स जैसे आधुनिक एयरक्राफ्ट्स में किया जाता है। हालांकि इस डील से भारत की एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, मतलब एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलेगा। फिर भी ये बात आपको समझना जरूरी है कि ये समझौता पूरे जेट इंजन निर्माण का नहीं है, बल्कि केवल कुछ महत्वपूर्ण इंजन पार्ट्स के निर्माण का है। जिसका मतलब ये है कि भारत अभी लीप इंजन की डिजाइन या पूरी तकनीक का मालिक नहीं बना है। इवन यहाँ पर जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि ऐसे हाई प्रिसीजन कंपोनेंट्स का निर्माण भविष्य में भारत की स्वदेशी इंजन टेक्नोलॉजी और ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ा रोल निभा सकता है।
वहीं दोस्तों भारतीय नौसेना ने अदिति 4.0 प्रोग्राम के तहत सुविर्जन क्वांटम रडार प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, जिसका मकसद ऐसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स और स्टेल्थ ड्रोन्स का पता लगाना है जिसे सामान्य रडार आसानी से नहीं पकड़ सकते हैं। और ये जो क्वांटम रडार है ये क्वांटम इल्यूमिनेशन पर आधारित होगा, जिसमें कि स्पेशल टाइप के जुड़े हुए फोटोन पेयर्स का इस्तेमाल करके बहुत कमजोर सिग्नल को पहचानने की कोशिश की जाती है। बताया जा रहा है कि ये टेक्नोलॉजी अगर सफल होती है तो ये भारत के मौजूदा एयर डिफेंस नेटवर्क को मजबूत बना सकती है। और यही नहीं, भारत इसके अलावा VHF रडार्स और पैसिव कोहेरेंट लोकेशन सिस्टम जैसे दूसरे एंटी स्टेल्थ तकनीकों पर भी काम कर रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि क्वांटम रडार जो है वो अभी दुनिया भर में एक उभरती हुई तकनीक है, जो कि अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है। अभी किसी देश ने बड़े पैमाने पर इसे पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं किया है, लेकिन भारत के लिए ये प्रोजेक्ट काफी महत्वपूर्ण है। बताया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट प्रोटोटाइप और रिसर्च फेज में है, इसीलिए इसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के खिलाफ तत्काल कोई सॉल्यूशन मानना जल्दबाजी होगी। वहीं दोस्तों भारतीय नौसेना ने अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को सेवियर ASW प्रोजेक्ट के लिए मेक 2 प्रोटोटाइप ऑर्डर दिया है। सेवियर ASW की बात की जाए तो इसका नाम है सेमी सबमर्सिबल ऑटोनोमस वेसल फॉर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस एंड रिकॉग्निशंस। ये एक अनमैन्ड प्लेटफॉर्म होगा जो कि पानी के नीचे चलेगा। इसका काम होगा दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाना, उनकी गतिविधियों पर नजर रखना और रियल टाइम जानकारी भारतीय नौसेना तक पहुंचाना। बताया जा रहा है कि इसमें हाइड्रोफोन सेंसर्स लगे होंगे जो पानी के अंदर आने वाली आवाजों से पनडुब्बियों की पहचान करने की कोशिश करेंगे। ऐसे सिस्टम दोस्तों इंडियन नेवी को इंडियन ओशन रीजन में लंबे समय तक गुप्त निगरानी करने में मदद कर सकते हैं। फिलहाल ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप डेवलपमेंट ऑर्डर है, कोई प्रोडक्शन का ऑर्डर नहीं है। मतलब कंपनी पहले इसका प्रोटोटाइप बनाएगी, फिर भारतीय नौसेना इसकी टेस्टिंग और परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करेगी। और अगर ये सिस्टम अपने मानकों पर खरा उतरता है तभी भविष्य में बड़े पैमाने पर इसका खरीद का रास्ता खुलेगा। और इवन दोस्तों डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि ऐसे जो ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म्स हैं वो भारतीय नौसेना के लिए फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम करेंगे। दोस्तों आप सबको मालूम है कि AMCA Mark II के लिए 110 से 130 किलोन्यूटन ताकत वाला नया फाइटर जेट इंजन चाहिए, जिसे कि भारत किसी विदेशी पार्टनर के साथ मिलकर बनाएगा। इस रेस में आप सबको मालूम है साफरान, रॉल्स रॉयस और GE एरोस्पेस है, सब भारत के साथ साझेदारी करना चाहते हैं। लेकिन एक और कंपनी है जो इंजन बनाती है, जिसका नाम है पैरेट एंड विटनी। उन्होंने अभी तक इस प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। अब इसके पीछे सबसे बड़ी वजह पता क्या है? वो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। क्योंकि यहाँ पर भारत केवल इंजन नहीं खरीदना चाहता, बल्कि उसे को डेवलपमेंट, लोकल प्रोडक्शन और महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी तक अपनी पहुंच भी चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ पैरेट एंड विटनी के F119 और F135 जैसे इंजन अमेरिकी ITAR एक्सपोर्ट रूल्स के तहत बेहद संवेदनशील तकनीक मानी जाती हैं, जिनकी तकनीक साझा करना आसान काम नहीं है। इसके अलावा ये कंपनी यानी कि पैरेट एंड विटनी इस वक्त F35 इंजन अपग्रेड और अपने कमर्शियल GTF इंजन से जुड़ी चुनौतियों में भी व्यस्त है। यहाँ पर यह बात मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि पैरेट एंड विटनी ने ऑफिशियली रूप से तो ये नहीं कहा कि वो M का Mark II प्रोग्राम में कभी भाग नहीं लेगा, और ना ही अमेरिकी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली रूप से घोषित किया है कि कंपनी को इस परियोजना से बाहर रखा गया है। फिलहाल जो जानकारी हमारे सामने आई है उसी के बेसिस पर हम आपको ये खबर बता रहे हैं। अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन ने अब एक नया PAC-3 AC इंटरसेप्टर डेवलप करने की घोषणा की है। कंपनी का दावा है कि ये नई मिसाइल मौजूदा PAC-3 MSE की तुलना में आधी से भी कम कीमत की होगी। जहां एक PAC-3 MSE इंटरसेप्टर की कीमत लगभग $40 लाख बताई जाती है, तो ये जो नई ACE मिसाइल है इसकी कॉस्ट कम होगी और इन्हें ज़्यादा संख्या में बनाया भी जा सकता है। और इस नई मिसाइल को बनाने का मकसद है कि इसके जरिए ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और अन्य हवाई खतरों का मुकाबला अधिक किफायती तरीके से करना। दरअसल दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ तनाव और दुनिया भर में एयर डिफेंस की बढ़ती हुई मांग की वजह से ऐसी कम लागत वाली इंटरसेप्टर मिसाइलों की जरूरत तेजी से बढ़ रही है। लॉकहीड मार्टिन का कहना है कि 36 महीनों के भीतर शुरुआती प्रोडक्शन वो शुरू कर देंगे, जिसका मतलब ये कि PAC-3 AC अभी डेवलपमेंट के फेज में है। और यहाँ पर कम कीमत का मतलब ये भी हो सकता है कि अमेरिका इसे कुछ खास प्रकार के खतरों के लिए डिजाइन कर रहा हो, क्योंकि जो बड़े खतरे होंगे उनके लिए मौजूदा PAC-3 MSE की भूमिका बनी रहेगी। वहीं दोस्तों कनाडा पाकिस्तान की बड़ी मदद कर रहा है। बता दें कि कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने लगभग 20 साल बाद किसी कनाडाई विदेश मंत्री की पहली पाकिस्तानी यात्रा की है। इस दौरान कनाडा ने $47 मिलियन से अधिक की नई सहायता पाकिस्तान को दी है, जिसमें कि सुरक्षा सहयोग, आतंकरोधी कार्यक्रम, बॉर्डर मैनेजमेंट, एजुकेशन, जलवायु परिवर्तन और हेल्थ से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल है। दोनों देशों ने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और क्लीन एनर्जी में सहयोग पर भी सहमति जताई है। पाकिस्तान ने कनाडाई कंपनियों को माइनिंग, ऊर्जा, IT और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने का न्योता दिया है। इसके अलावा अनीता आनंद ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर से भी मुलाकात की, जहां दोनों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की।
लेकिन दोस्तों इस यात्रा का एक और पहलू है। दरअसल पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि और कश्मीर मुद्दे पर अपनी बात कनाडा के सामने रखी। हालांकि कनाडा ने सार्वजनिक रूप से भारत के खिलाफ कोई पॉलिसी या फिर ऑफिशियल समर्थन की घोषणा नहीं की। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस यात्रा का मेन फोकस डिफेंस, डेवलपमेंट और आर्थिक सहयोग था, जबकि क्षेत्रीय मुद्दों पर कनाडा का ऑफिशियली रुख अलग तरीके से होता है। वहीं दोस्तों सिलीगुड़ी की कंपनी तिरुपति फेंस ने लॉन्च किया है 358 सिक्योरिटी वेल्डेड मैश। जी हाँ, इसे खास तौर पर एयरपोर्ट, मिलिट्री बेसिस, बॉर्डर एरिया, जेल, पुलिस स्टेशन और अन्य संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा के लिए बनाया गया। इस फेंस के छोटे छोटे जाल की वजह से हाथ या पैर रखने की जगह नहीं मिलती, इसीलिए इस पर चढ़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें हाई टेंसिल स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि इसे सामान्य कटर से काटना आसान नहीं होगा। इस फेंस को मोशन सेंसर, सीसीटीवी, इलेक्ट्रिक फेंस और रेजर वायर के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे कि सुरक्षा कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में दोस्तों ये जो 350 सिक्योरिटी वेल्डेड मैश है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है बॉर्डर एरियाज के लिए और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए। लेकिन आपको एक चीज और मैं बता दूं कि कोई भी फेंस 100% अभेदनीय होती है। फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।